अभी हमने क्या डिस्कस किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब क्या, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, सम इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सर्टेन स्पेशल प्रोडक्ट enjoyed worldwide reputation. India was particularly well known for its handicraft industry, but overall the poor state of industrial sector is briefly discussed as under. देखो, इंडिया की जो इंडस्ट्री थी, इंडियन इंडस्ट्री थी, वो वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर क्या चीज फेमस थी, कौन सी इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसे आप क्या कहते हैं, हस्तशिल्प इंडस्ट्री या हस्तशिल्प उद्योग। तो वो इंडिया उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस था। तो अब हम कुछ रीजंस जानेंगे कि इंडिया जो है धीरे धीरे करके क्या होने लगा, पिछड़ने लगा, है ना। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, ब्रिटिश रूल आया, तो इंडिया धीरे धीरे करके पिछड़ने लगा। उसका क्या कारण था वो हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, औद्योगिकरण का ह्रास। मतलब जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर हम देखें, इंडस्ट्रीज जो हैं आपकी, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, है ना, ये अलग अलग आपकी इंडस्ट्रीज हैं। ये खत्म हो जाना, क्या हो जाना, खत्म हो जाना, इसको कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, औद्योगिकरण का ह्रास, ह्रास का मतलब खत्म हो। ठीक है जी, तो इसके क्या रीजन थे, तो पहला रीजन ये था, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो आपकी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो क्या होने लगी, कम होने लगी। हस्तशिल्प उद्योग क्या होने लगा आपका, उसका पतन होने लगा। ठीक है, कैसे होने लगा, अब ब्रिटिश रूल आया। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड नो मैटर इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो खत्म कर भी दिया, उसके बाद बाकी किसी भी हैंडीक्राफ्ट, एक तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया, और कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री को ऊपर नहीं आने दिया। बाकी अगर मान लो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो डिस्ट्रॉय हो रही है, और इंडस्ट्री क्या हो रही है, आना चाहती है, मॉडर्न इंडस्ट्री आना चाहती है, तो उसे भी नहीं आने दिया। उसके कारण क्या है, तो उसके कारण, दो कारण यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। पहला रीजन क्या, पहला रीजन है टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स टू बी यूज्ड बाय मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। तो क्यों उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ताकि वो सस्ते माल पर, सस्ते दाम पर इंडिया से क्या खरीद सके, रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीद सके, और अपनी जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या करें, उनका विकास कर सके, उनमें माल बना सके। और दूसरा रीजन क्या था, अब यहां से कच्चा माल लेके गए कैसे, सस्ते दाम पर, और वहां पर उन्होंने माल बनाया, फिनिश्ड गुड्स बनाए, और यहाँ पर आके क्या बेचने लगे, है ना। तो ये रीजन था जिसकी वजह से क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हुई। और भी देखो रीजन, द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडियाज renowned handicraft industry was introduction of discriminatory tariff policy। अब ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, आपने वर्ड सुना होगा, इसका मतलब होता है भेदभाव। क्या होता है, भेदभाव। ठीक है, और टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। क्या होता है, टैक्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो उस टाइम पे कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसने डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लेकर आई। तो उन्होंने क्या क्या टैरिफ पॉलिसी, टैक्स के लिए क्या पॉलिसी लेके आए, पहली पॉलिसी कि जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट होगा रॉ मटेरियल, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी। और दूसरी पॉलिसी क्या थी कि इंडिया
के अंदर ब्रिटिश से कोई भी अगर फिनिश्ड गुड्स बन रहा है वो इंडिया के अंदर इंपोर्ट होगा तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन अगर इंडिया कोई माल अपना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हाथ से बना हुआ माल क्या भेज रहा है, बाहर भेज रहा है, ब्रिटेन के अलावा कहीं और भेज रहा है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था। अब बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा तो लोग कहां से, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लोग कहां से भेजेंगे? जितना उनको माल बेचने से नहीं आ रहा है पैसा उतना तो वो टैक्स में ही दे रहे हैं। तो ये रीजन था किसका, जिससे आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो पतन होना शुरू हुई या डिक्लाइन होना शुरू। समझ में आया? अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसके जो टैरिफ पॉलिसी आई, जो टैक्स की पॉलिसी आई, इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो इसका रिजल्ट हुआ कि जो इंडिया के मार्केट के अंदर किसके प्रोडक्ट आ गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट? ब्रिटिश मार्केट के ही प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ठीक है, और वो कितने लो प्राइस में मिल रहे हैं लोगों को। लेकिन जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बन रहा है वो तो भाई बनाने में टाइम लगता है उसे, तो वो थोड़ा महंगा मिलता है, इसलिए वो क्या है, वो गिरने लगी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या होने लगी, गिरने लगी, या जिसका पतन होने लगा। ठीक है जी, समझ में आया रीजन? पहला रीजन क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने क्या देखा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का पतन होने लगा, डिक्लाइन हुई। दूसरा रीजन क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हस्तशिल्प उद्योग के पतन के दुष्परिणाम। अब जो आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हस्तशिल्प उद्योग था, वो उसका पतन हुआ तो उसके कुछ दुष्परिणाम हुए, कुछ उसके इफेक्ट पड़े, बुरे इफेक्ट पड़े। क्या बुरे इफेक्ट पड़े, एडवर्स इफेक्ट पड़े। तो पहला इफेक्ट क्या पड़ा कि हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो गई बहुत ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पर ज्यादा तो लोग या तो खेती कर रहे हैं या फिर किसके अंदर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर के अंदर डिपेंडेंट थे, और किसके अंदर डिपेंडेंट थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर। तो जो लोग अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर थे वो तो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। तो वो लोग कहाँ चले गए, अब वो सारे के सारे एग्रीकल्चर के अंदर शिफ्ट होने लगे, क्योंकि भाई पेट तो पालना है ना, तो फिर वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर जाने लगे। तो इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर और ज्यादा बोझ पड़ गया। क्या हुआ, एग्रीकल्चर के ऊपर और ज्यादा बोझ पड़ गया, तो जितना एग्रीकल्चर से लोग कमा सकते थे उतना नहीं कमा पा रहे। और दूसरा क्या प्रभाव पड़ा, इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इंडिया क्या बन गया, तैयार माल का आयात। ठीक है, तैयार माल वहां से खरीद रहा है, ब्रिटेन से खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, माल जो बन रहा है वो महंगा मिल रहा है, तो लोगों को मजबूरन ब्रिटेन से बना हुआ जो माल था वो खरीदना पड़ता था। ठीक है जी, क्योंकि वहां पर देखो मशीनों से माल बनता था, तो इंडिया के क्या अंदर क्या हाथ से माल बनता था, तो हाथ से माल बना हुआ महंगा पड़ता था, मशीन से बना हुआ सस्ता पड़ता। ठीक है जी, अच्छा जी, ये भी समझ में आया। आगे देखो, आगे क्या है, लेक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, जिसे हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत वस्तु उद्योग की कमी। मतलब अब देखो, पूंजीगत वस्तु भी होना जरूरी है। पूंजीगत वस्तु मतलब वो गुड्स जिससे क्या हो, पैसा आए। जैसे कि मशीन बनाने वाली ही इंडस्ट्री नहीं थी, क्या थी बट वो कम थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री refers to those industry which can produce machine tool। कैपिटल गुड इंडस्ट्री किसको कहते हैं, उस इंडस्ट्री को बोलते हैं जो क्या बना सके, मशीन्स बना सके, है ना। which in turn used to producing articles for consumptions। ठीक है, तो अब उसका हम क्या, अब मशीन बना रहे हैं
तो मशीन का हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते थे, ठीक है। तो इसकी कमी थी। अब ब्रिटिश रूल के दौरान क्या हुआ, ब्रिटिश रूल क्या कह रहा जा रहा है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वाज नो एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री, देयर वाज नो एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी, कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री, जिससे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को, उद्योगीकरण को हम क्या कर सके, प्रमोट कर सके। प्रमोट करने को क्या कहते हैं, बढ़ावा दे सके, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी। और ब्रिटिश नेवर वांटेड इंडिया टू ग्रो इन सच इंडस्ट्री, और वो लोग चाहते भी नहीं थे कि इंडिया भाई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बनाए। सो दे ऑलवेज वांटेड इंडिया टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन। वो हमेशा क्या चाहते थे कि ये हमेशा हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट रहे, क्योंकि और हमसे ही सारा का सारा जो फिनिश गुड्स है, जो बना हुआ माल है, वो हमसे ही खरीदें, ठीक है जी। फॉर ईदर काइंड ऑफ कैपिटल गुड्स और हैवी इक्विपमेंट। तो वो क्या चाहते थे कि जितने भी प्रकार के गुड्स हो, कैपिटल गुड्स हो, या फिर जो भी मशीनरी है हैवी वगैरह, तो वो सारे हमसे ही लें, ये खुद ना बनाए, ठीक है। तो एक कारण ये भी था जिससे क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। और क्या अगला कारण देखो, अगला कारण है लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ डोमेस्टिक। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर की वजह से आपका जीडीपी, जीडीपी तो सुना है ना, जिसे क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी के अंदर अब इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो आप क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो जीडीपी में भी आप कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे, बहुत कम। कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे, बहुत कम, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर क्या है कि आपका ये है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या है, सारे के सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग किसके अंदर लगे हुए हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, और ये सारे के सारे किसके अंदर लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर के अंदर, ये लगे हुए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। तो ये लोग, जीडीपी इन सब से मिलकर बनता है ना, जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कैसा था, कम था, लो था। और देखो और क्या कारण था, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो सरकार थी, पब्लिक सेक्टर था, उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर रोल जो था वो कम था, ज्यादा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, हस्तक्षेप ऐसे कुछ होता है, हक, चलो उसे कुछ नहीं बोलते, ठीक है। तो देखो पब्लिक सेक्टर का रोल क्या था, लिमिटेड था। तो यहां पर अगर हम पढ़ें तो क्या देख रहे हैं हम, द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज आल्सो अ सिग्निफिकेंट रीजन फॉर ड्रॉबैक ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्योंकि उसका अब पब्लिक सेक्टर बहुत कम है, तो ये भी क्या है, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका पिछड़ा हुआ है तो उसमें पब्लिक सेक्टर भी एक कारण था, ठीक है जी। द पब्लिक सेक्टर रिमेन्ड कन्फाइंड टू रेलवेज पावर, टू रेलवेज पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन एंड पोर्ट। तो जो आपका पब्लिक सेक्टर था वो सिर्फ किसके अंदर इंगेज था, वो कह रहा है कि भैया मैं सिर्फ रेल ही बनाऊंगा, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन ही करूंगा, बिजली ही बनाऊंगा, और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने, बातचीत करने का जो साधन है उसको बनाऊंगा, और पोर्ट का मतलब जो जहाज होते हैं, क्या ये वही है कि भाई पब्लिक सेक्टर का लिमिटेड रोल था, मतलब पब्लिक सेक्टर इतना ज्यादा नहीं था इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, हेल्प नहीं कर रहा था। सरकार अगर इंडस्ट्री की हेल्प करेगी ग्रो करने में, तभी तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, लेकिन सरकार हेल्प ही नहीं कर रही थी, तो इसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो पिछड़ा हुआ था, ये भी एक कारण। तो यहाँ पर क्या कह रही है, सरकार तो किस में लगी हुई है, रेल बनाने में लगी हुई है, और पावर जनरेशन करने में लगी हुई है, कम्युनिकेशन करने में, कम्युनिकेशन फैसिलिटी बनाने में लगी हुई है,
तो पोर्ट वगैरह बनाने में, तो उस टाइम पे सरकार कौन सी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो वो रेलवे क्यों बना रहे हैं? ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से सामान भेज सके, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर सके, है ना, ताकि अच्छे से जो मशीन वगैरह है वो चला सके, कम्युनिकेशन, बातचीत एक जगह से दूसरी जगह कर सके। और पोर्ट, बंदरगाह, बंदरगाह क्यों बना रहे थे? ताकि इंडिया से समुद्र के रास्ते लंदन सामान पहुंचा सके, है ना, इसलिए। अच्छा जी, मॉडर्न इंडस्ट्री ऑपरेशंस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। अब आजाद हो गया आपका देश, क्या हो गया? देश आजाद हो गया। तो देश के आजाद होने के बाद क्या हुआ? कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आई? तो ये इंडस्ट्रीज कब आई? ड्यू टू इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ने कहा कि चलो अब हम जो है थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करते हैं, और उन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्री लाना स्टार्ट किया। कब? 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो अभी देश आजाद नहीं हुआ है। 19वीं शताब्दी का मतलब 18वीं है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस बोल रहा है, तो मतलब उसी समय की बात होगी, अभी आजाद नहीं हुआ है। ठीक है, 19th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 18वीं सदी चल रही है ना, 1800 समथिंग चल रहा है ना। तो अभी इसका मतलब देश आजाद नहीं हुआ है, लेकिन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस का मतलब है आजाद होने के टाइम पर है। तो यहां पर देखो क्या है, द इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड इन दिस पीरियड वर मेनली कन्फाइंड टू कॉटन। अब इस टाइम पर जो इंडस्ट्री आ रही थी वो कौन कौन सी इंडस्ट्री थी? कॉटन की, है ना, कॉटन टेक्सटाइल की, जूट मिल्स आ रही थी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने आना, कौन सी इंडस्ट्री आई? कॉटन की, जूट मिल आई। ठीक है, आगे देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है? द कॉटन टेक्सटाइल माइल्स, ए the cotton textile mills were mainly dominated by Indians and were located in western part of country named महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पाई जाती है? तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पाई जाती थी? महाराष्ट्र में और गुजरात में। ठीक है जी, क्लियर है इतना? पहले अगला देखिए, जूट माइल इंडस्ट्री जो है। अब देखो, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसके द्वारा डोमिनेंट थी? इंडियंस के द्वारा। लेकिन जूट की जो इंडस्ट्री थी वो किसके द्वारा डोमिनेंट थी? फॉरेनर्स के द्वारा। और ये मेनली कहाँ पाई जाती थी? बंगाल के अंदर। कहाँ पे पाई जाती थी? जूट मिल की इंडस्ट्री। तो ये याद रखना, ये एक नंबर में आ सकता है। जूट मिल कहाँ पाई जाती है? बंगाल में पाई जाती थी। और कॉटन मिल कहाँ पाई जाती थी? महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। फिर महाराष्ट्र को मुंबई बोलते हैं। अब इधर देखिए, द मेजर बैक थ्रू वॉज सेटिंग अप ऑफ टाटा आयरन। लेकिन सबसे बढ़िया रोल किसने प्ले किया? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने, जिसको आप क्या बोलते हैं? टिस्को। तो ये कब आई? 1907 में ये जमशेदपुर बिहार के अंदर टाटा भैया ने, टाटा जो रतन जी टाटा इनके जो है ना, तो इन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया था इंडस्ट्री अपना, कहां पर? जमशेदपुर में बिहार के अंदर। और कब स्टार्ट किया था? 1907 के अंदर। और क्या ये बेसिकली बनाते थे? स्टील के अंदर डील करते थे और आयरन के अंदर डील करते थे। ठीक है जी, और भी देखो, और भी इंडस्ट्री आई है। लास्ट पॉइंट है क्या? फ्यू अदर, और भी इंडस्ट्री धीरे धीरे आना चालू हुई। कौन कौन सी? शुगर की, सीमेंट की, पेपर मतलब काली मिर्च, कागज है तो ब्लैक पेपर होता है। तो कागज की इंडस्ट्री और भी अदर अदर इंडस्ट्री
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। कौन सी वर्ल्ड वॉर के दौरान? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये इंडस्ट्री भी धीरे धीरे करके आना चले। ठीक है।